चलिए मित्र, सभी को नमस्कार है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई। यह टॉपिक का नाम जो है वो दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। और टॉपिक जो है वह राष्ट्रकूट वंश है। हम लोग आज राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे मित्र, है ना। राष्ट्रकूट वंश। अब देखिए कि ये जो राष्ट्रकूट वंश है जिसे हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, मैं जरा सा आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि जब हम लोग गुप्त काल पढ़ते हैं और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आता है और उसी गुप्तोत्तर काल को हम लोग गुप्तोत्तर काल के बाद फिर भारत के इतिहास को हम लोग दो भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। एक होता है हमारा उत्तर भारत का इतिहास जिसमें हम लोग पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश ये सब के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और एक हमारा आता है दक्षिण भारत का इतिहास जिसमें राष्ट्रकूट वंश है, चोल वंश है, पांड्य वंश है, ये सब वंशों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मित्र, है ना। तो हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का जो समय होगा वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, है ना, 12वीं, है ना, 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के इतिहास को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, 8वीं से 12वीं शताब्दी का इतिहास हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। और वो भी किस वंश के बारे में मित्र? तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो राष्ट्रकूट वंश है तो इसको हम लोग सबसे पहले दो भागों में यहीं पर बांटते हैं। एक है राष्ट्र और एक है हमारा कौन सा? तो कूट है मित्र। ये राष्ट्र हो गया, है ना, और ये क्या है? कूट है। तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का जो अर्थ है, ये जो राष्ट्र है इसका जो अर्थ है, तो राष्ट्र का अर्थ होता है प्रांत। याद रखिएगा, राष्ट्र का अर्थ क्या हो गया? तो प्रांत हो गया, है ना। और कूट जो है मित्र, तो इसका जो अर्थ है, कूट का जो अर्थ है वो क्या है? तो वो है आपका पति। पति मतलब अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रांत पति। जोड़ देने के बाद क्या बन जाता है? तो प्रांतपति बन जाता है। तो ये राष्ट्रकूट वंश है ना। राष्ट्रकूट वंश का अर्थ क्या हुआ? प्रांतपति। अब राष्ट्रकूट वंश जो है वो भारत में कहाँ पर थे, इस चीज को भी हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। राष्ट्रकूट वंश भारत में कहाँ पर थे? तो सबसे पहले यहाँ भारत का एक मैप बना लीजिए आप लोग। भारत का एक मैप बनाइए। ये लगभग समझने के लिए हमने आपको एक मैप बनाया भारत का, है ना। यहाँ पर आप देखिएगा, इस क्षेत्र में यहीं पर आपका कन्नौज है। ये क्या है? कन्नौज है। गंगा नदी के किनारे आपका कन्नौज है ये। तो यहाँ पर लिख दीजिए के, है ना, के है, ये कन्नौज है। ठीक है, कन्नौज से लेकर, कन्नौज जब हम लोग ऐसे आएंगे तो ऐसे लेकर पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र था, है ना, ऐसे, है ना, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मित्र राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत आता है ना। कि कावेरी नदी तक, नीचे हमारा यहाँ पर कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी है ना। तो कन्नौज से लेकर कावेरी नदी तक का जो क्षेत्र था वो राष्ट्रकूट वंश का क्षेत्र है। यहाँ पर लिख सकते हैं राष्ट्रकूट वंश।
ठीक है। कन्नौज से लेकर कावेरी तक का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है हमारा, तो राष्ट्रकूट वंश का वो क्षेत्र कहलाता है। राष्ट्रकूट वंश को राठिक के नाम से भी जाना जाता है मित्र। ये जो राष्ट्रकूट वंश है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रकूट वंश को हम लोग राठिक के नाम से भी जानते हैं। यहां लिख सकते हैं, राष्ट्रकूट वंश को राठिक भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश को राठिक भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो राठिक कहा गया है ये कहाँ पर कहा गया है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा गया है। कहाँ पर, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये राठिक की जो जानकारी हमें मिलती है, राठिक की जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में, है ना। राठिक की जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो राठिक की जो जानकारी मिलती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें राठिक के बारे में जानकारी मिलता है। और ये जो राठिक है इनका जो क्षेत्र है, हाथी गुम्फा अभिलेख हमें कहाँ देखने को मिला है, तो उदयगिरी के क्षेत्र में हमको हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलता है। उदयगिरी, उदयगिरी के क्षेत्र में हमको हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलता है। और ये उदयगिरी है कहाँ पर, तो भुवनेश्वर में है। राष्ट्रकूट वंश को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रकूट वंश को राठिक भी कहा जाता है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख है कहाँ पर, तो उदयगिरी के क्षेत्र में आपको हाथी गुम्फा अभिलेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उदयगिरी के क्षेत्र में हमें हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी है, जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी जो राजधानी है, राजधानी राष्ट्रकूट वंश की तो कहाँ पर है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी तो बोला गया मान्य खेत में। मान्य खेत है ना, मान्य खेत में राष्ट्रकूट वंश की राजधानी है। ये जो मान्य खेत है ये अभी कहाँ पर है, तो ये अभी कर्नाटक में है। कर्नाटक, कर्नाटक मानी खेत जो है वर्तमान में कहाँ पर है, कर्नाटक में कालाबुर्जी जिला, कर्नाटक के कालाबुर्जी जिला में, कर्नाटक के कालाबुर्जी जिला में। ये जो मानी खेत हमें देखने को मिल रहा है ये कहाँ देखने को मिलता है, तो कर्नाटक के कालाबुर्जी जिला में। और मानी खेत को वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम। तो मानी खेत का जो वर्तमान नाम है उसका नाम है मल्क हेड, है ना। इसका वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम है मल्क हेड, याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रकूट वंश की ये राजधानी थी मानी खेत। मानी खेत को राजधानी किसने बनाया, राष्ट्रकूटों की राजधानी जो मानी खेत बनी तो इसको राजधानी किसने बनाया, तो राजधानी बनाते हैं अमोघ वर्ष प्रथम ने, है ना। मानी खेत को अमोघ वर्ष प्रथम ने मानी खेत को राजधानी बनाया था। अमोघ वर्ष प्रथम ने मानी खेत को राजधानी, अमोघ वर्ष प्रथम ने मानी खेत को राजधानी बनाया।
राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी था उसका नाम क्या था? तो मयूर खिंडी। याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी, यहीं पर लिख देते हैं, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपका मयूर खिंडी। ठीक है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी उसका नाम क्या था? तो मयूर खिंडी था। अमोघवर्ष प्रथम ने क्या बनाया? तो मानीखेत को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था, अमोघवर्ष प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश के बारे में जो हमें विस्तार पूर्वक जो जानकारी मिलती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख में ही कहा गया था कि राष्ट्रकूट वंश जो थे वो पहले किसके सामंत थे? तो चालुक्यों के सामंत थे। याद रखिएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख में ही इसकी जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट जो थे वो किसके सामंत थे? तो चालुक्यों के सामंत थे। इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है, इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है, कि राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट चालुक्यों के क्या थे? तो राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, है ना। इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे मित्र। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक जो राजधानी है उसका नाम क्या है? तो मयूर खिंडी जो है ये राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी हमें देखने को मिलती है। अब राष्ट्रकूट वंश के शासक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश के शासक, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक। अब राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन कौन है जरा सा उसको देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश है उसके जो शासक हैं, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो सबसे पहले हम लोग संस्थापक को देखें। संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, तो संस्थापक का नाम है दंती दुर्ग। याद रखिएगा, क्या नाम है? तो दंती दुर्ग। ये क्या है? तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? तो 735 से 756 ईस्वी तक दंती दुर्ग का शासनकाल रहा। जो राष्ट्रकूट वंश के क्या है? तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में आपको देखने को मिलते हैं दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग क्या है? तो ये राष्ट्रकूट वंश के क्या है? तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो कौन है? तो दंती दुर्ग के चाचा हैं, दंती दुर्ग के
चाचा। और चाचा का नाम क्या है? तो चाचा का नाम है कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा, दंती दुर्ग के चाचा हुए कृष्ण प्रथम, है ना। तो नेक्स्ट जो शासक बने वो कौन बने? कृष्ण प्रथम बने। और कृष्ण प्रथम का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? तो 756 से 774 ईस्वी। 756 से 774 ईस्वी। दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, और दंती दुर्ग के बाद उनके जो चाचा हुए कृष्ण प्रथम वो शासक बनते हैं। ठीक है। कृष्ण प्रथम के बाद कृष्ण प्रथम का एक पुत्र है और पुत्र का नाम है गोविंद द्वितीय। पुत्र का नाम क्या है? तो गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय ये शासक बने। गोविंद द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है? तो 774 से 780 ईस्वी तक गोविंद द्वितीय का शासनकाल। कब से कब तक है? तो 774 से 780 ईस्वी तक गोविंद द्वितीय का शासनकाल है। दंती दुर्ग के चाचा कौन थे? तो दंती दुर्ग के जो चाचा है वो कृष्ण प्रथम है। कृष्ण प्रथम के पुत्र कौन है? तो कृष्ण प्रथम के जो पुत्र है वो गोविंद द्वितीय है। कृष्ण प्रथम के जो पुत्र है वो कौन है? तो गोविंद द्वितीय है। फिर अब देखिएगा गोविंद द्वितीय के भाई शासक बनते हैं। तो गोविंद द्वितीय के भाई का क्या नाम है? तो गोविंद द्वितीय के भाई का नाम है ध्रुव। गोविंद द्वितीय के भाई का नाम क्या है? तो ध्रुव। याद रखिए, ये शासक बने। तो ध्रुव का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? तो 780 से कब तक होगा? 793 ईस्वी तक है ध्रुव का शासनकाल, है ना। ध्रुव का एक पुत्र है। ध्रुव का पुत्र का नाम क्या है? तो ध्रुव के पुत्र का नाम है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ये कौन है? तो ये ध्रुव का पुत्र है। उसके बाद गोविंद तृतीय शासक बनते हैं। गोविंद तृतीय का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1793 से, है ना, 814 ईस्वी तक। ठीक है, गोविंद तृतीय का शासनकाल हुआ। गोविंद तृतीय के बाद गोविंद तृतीय का पुत्र है अमोघ वर्ष प्रथम। क्या नाम है? तो अमोघ वर्ष प्रथम। ठीक है। अमोघ वर्ष प्रथम जो गद्दी पर बैठते हैं तो ये कब बैठते हैं? तो 814 से 878 ईस्वी तक अमोघ वर्ष प्रथम गद्दी पर बैठा। अमोघ वर्ष प्रथम गद्दी पर कब बैठा? तो 814 से 878 ईस्वी तक अमोघ वर्ष प्रथम गद्दी पर बैठते। फिर इसके बाद जो शासक बनते हैं अमोघ वर्ष के पुत्र बनते हैं। और अमोघ वर्ष के पुत्र का नाम क्या है? तो अमोघ वर्ष के पुत्र का नाम है कृष्ण द्वितीय जो है वो गद्दी पर कब बैठते हैं? तो कृष्ण द्वितीय जो है गद्दी पर बैठते हैं 878 से 914 ईस्वी। कृष्ण द्वितीय जो गद्दी पर बैठे वो कब बैठे? 878 से 914 ईस्वी। ठीक है। फिर उसके बाद
कौन गद्दी पर आते हैं? तो उसके बाद फिर कृष्ण द्वितीय के ही पुत्र हैं इंद्र तृतीय, इसी के पुत्र हैं इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय ये गद्दी पर बैठते हैं। ये कब बैठते हैं? तो 914 से 929 ईस्वी, 914 से 929 ईस्वी ये गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद अमोघ वर्ष के पौत्र, अमोघ वर्ष का पौत्र ये गद्दी पर बैठता है। तो अमोघ वर्ष का पुत्र जो है उसका नाम क्या है? तो अमोघ वर्ष द्वितीय है। अमोघ वर्ष द्वितीय ये गद्दी पर बैठा। तो अमोघ वर्ष द्वितीय कब गद्दी पर बैठा? तो 929 से 930 ईस्वी, 929 से 930 ईस्वी। अमोघ वर्ष द्वितीय जो है ये गद्दी पर बैठता है 929 से 930 ईस्वी। ठीक है। फिर अमोघ वर्ष का पुत्र, अमोघ वर्ष का पुत्र गद्दी पर बैठता है और पुत्र का अमोघ वर्ष का भाई गद्दी पर बैठता है। पुत्र नहीं कहिए, भाई कहिए। भाई गद्दी पर बैठता है और भाई का नाम क्या है? तो भाई का नाम है गोविंद चतुर्थ, गोविंद चतुर्थ, चतुर्थ ये गद्दी पर बैठा। कब? तो 930 से 936 ईस्वी गोविंद चतुर्थ गद्दी पर बैठता है। फिर अमोघ वर्ष का पोता जो है ये फिर गद्दी पर बैठता है। अमोघ वर्ष का पौत्र गद्दी पर बैठता है। पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है अमोघ वर्ष तृतीय। इसके पुत्र का नाम क्या है? तो अमोघ वर्ष तृतीय ये गद्दी पर बैठा। तो अमोघ वर्ष तृतीय जो है गद्दी पर कब बैठा? 936 से 939 ईस्वी तक। अमोघ वर्ष तृतीय जो है गद्दी पर बैठता है ये 936 से 939 ईस्वी तक, 936 से 939 ईस्वी तक। फिर अमोघ वर्ष तृतीय का एक पुत्र है, अमोघ वर्ष तृतीय का पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है? कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो है गद्दी पर बैठता है 939 से 967 ईस्वी, 939 से 967 ईस्वी। ठीक है। फिर इसके बाद कृष्ण तृतीय के भाई, कृष्ण तृतीय के भाई गद्दी पर बैठते हैं। भाई, और भाई का क्या नाम है? तो भाई का नाम है खोटिंग अमोघ वर्ष चतुर्थ। खोटिंग अमोघ वर्ष क्या है? चतुर्थ ये गद्दी पर बैठा। खोटिंग अमोघ वर्ष चतुर्थ। और इसका जो शासन काल है वो कब से कब तक है? 967 से 972 ईस्वी तक, 967 से 972 ईस्वी तक। खोटिंग अमोघ वर्ष चतुर्थ जो है ये गद्दी पर बैठता है 967 से 972 ईस्वी तक। इसके बाद खोटिंग अमोघ वर्ष के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं उनका नाम है कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय है ना। और कर्क द्वितीय का जो शासन काल है वो 972 से 973 ईस्वी तक है। याद रखिएगा, कर्क द्वितीय का जो शासन काल है वो कब से कब तक है? तो 972 से
73 ईस्वी तक, है ना। और ये कर्क द्वितीय जो है ये राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक है। तो यहां लिख सकते हैं राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन? तो कर्क द्वितीय, है ना। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के क्या है? अंतिम शासक है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक का नाम बताइए। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक, तो किसे बताइएगा? राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक। तो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक है ये कृष्ण तृतीय, देख रहे हैं, यही है राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक। यहां लिख सकते हैं राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक का नाम क्या है? तो कृष्ण तृतीय है। ठीक है यहां तक। तो ये पूरा का पूरा हमारा राष्ट्रकूट वंश का शासक क्रम हुआ कि सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश के कौन शासक थे, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश के कौन शासक हुए। ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्रम यहां से बताया है। ठीक है। नंबर भी अगर इसको आप देना चाहें तो सबसे पहले 1 नंबर दंती दुर्ग को दे देना है। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक हुए दंती दुर्ग। उसके बाद दूसरा जो होते हैं वो कृष्ण प्रथम होते हैं, इसको 2 नंबर आप दे दीजिए, है ना। और कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय, गोविंद द्वितीय, इनको आप 3 नंबर दीजिएगा, है ना। गोविंद द्वितीय के बाद ध्रुव जो है यहाँ पर ये 4था नंबर के शासक होते हैं, ध्रुव को 4था नंबर का शासक दे दीजिए। फिर उसी के नीचे आ जाता है गोविंद तृतीय, इनको आप 5वां नंबर का शासक बना सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद अमोघ वर्ष प्रथम, ये आपके 6ठा नंबर के शासक हो गए, अमोघ वर्ष प्रथम, है ना। फिर आपका अमोघ वर्ष प्रथम के बाद कृष्ण द्वितीय, ये 7वां नंबर के शासक हुए, 7वां नंबर के शासक। फिर इंद्र तृतीय, इसी के बगल में आपका इंद्र तृतीय भी दिया हुआ है, ये किम्मा है, तो 8वां नंबर के शासक हो गए। ठीक है। इसके बाद इंद्र तृतीय के बाद हम लोग देखते हैं अमोघ वर्ष का पोता जो है, अमोघ वर्ष प्रथम का पोता ये शासक बनता है। अमोघ वर्ष द्वितीय ये 9 नंबर का हो गया, 9 नंबर के शासक हो गए। ठीक है। फिर अमोघ वर्ष का भाई गद्दी पर बैठता है, यहां पर हो गया ये 10 नंबर, इनको 10 दे दीजिए, 10 नंबर के शासक हुए ये, है ना। फिर अमोघ वर्ष तृतीय, ये 11वां शासक बने हमारे। अमोघ वर्ष तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था, 12वां नंबर दे दीजिए। इसके बाद इसके भाई खोटिंग अमोघ वर्ष शासक बनता है, इसको हम लोग 13 नंबर देंगे, है ना। और फिर राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय, ये किम्मा नंबर हो गया, तो इसको दे दीजिए हम लोग 14 नंबर दे दीजिए। ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के अगर हम लोग शासकों के क्रम में देखें, संस्थापक से लेकर अंतिम तक कितने शासक होते हैं, तो 14 शासक होते हैं। और इनका जो शासन काल रहा है
वो कब से रहा? तो 735 से लेकर 973 ईस्वी तक, है ना। राष्ट्रकूट वंशों का जो शासनकाल रहा है वो 735 से लेकर कब तक? तो 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल रहा, है ना। और इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण तृतीय के बाद, यहां पर लिखेंगे हम लोग, कृष्ण तृतीय के बाद यहां लिखिएगा कृष्ण तृतीय के बाद, कृष्ण तृतीय के बाद है ना, चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने, चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने कृष्ण तृतीय के समय ही, समय के बाद नहीं, के समय, कृष्ण तृतीय के समय चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय को पराजित करके, तेलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय को पराजित करके, कर्क द्वितीय को पराजित करके, कर्क द्वितीय को पराजित करके क्या किया? तो कर्क द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट का जो अंतिम शासक था ना, यहाँ पर लिखे ना कर्क द्वितीय, देखिए ये लिखे है ना, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय, है ना। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमने कृष्ण तृतीय लिख दिया, यहाँ पर लिख दीजिए कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय, है ना। कर्क द्वितीय के समय चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली, है ना। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली, याद रखिएगा। कर्क द्वितीय के समय चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कर्क द्वितीय के समय चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। क्लियर हो गया? चलिए, तो हमने क्या देखा? राष्ट्रकूट वंश। तो एक तो यहां से प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रकूट वंश जो थे वो किसके सामंत थे? तो चालुक्य वंश के सामंत थे। चालुक्य वंश से ही दंती दुर्ग ने क्या किया था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, है ना। और चालुक्य शासक किसको पराजित करके? तो चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है, ये तो प्रारंभिक था। लेकिन अंत में क्या होता है? कर्क द्वितीय को कौन परास्त कर देता है? तो चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने, चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने उसको पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद ये कल्याणी के चालुक्यों के साथ, वहां पर जहां पर राष्ट्रकूट वंश पहले था, अब वहां पर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, यहां तक? चलिए, देखिए राष्ट्रकूट वंश जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा वंश है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आज हमने राष्ट्रकूट वंश का पहला पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। राष्ट्रकूट वंश का पार्ट 2 जो है मित्र, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का करेंगे। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 2 ये कब होगा? तो ये नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, कल से। और इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे संस्थापक से।
है ना, संस्थापक से हम लोग शुरुआत करेंगे और जितने राजा हुए दंती दुर्ग से लेकर कर्क द्वितीय तक के राजाओं का विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे मित्र। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की हम लोग कला संस्कृति को देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।